हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएच एग्जाम्प्लेक्स पर। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमडीसी पेपर। और ये इकोनॉमिक्स का एमडीसी है तो कॉमन सबके लिए हो जाता है, सेमेस्टर 1, 2, 3 सभी के लिए। इससे पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर के ऊपर में डिस्कस किया हुआ है, 9 क्लासेस हो चुके हैं। अगर सभी वीडियो आपको चाहिए एक साथ में तो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर मिल जाएगा। अन्यथा सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जितने भी क्लासेस हो रहे हैं वो तो चैनल पर आपको दिख जाएगा, प्लेलिस्ट चेकआउट करिए। और आपका जो सब्जेक्ट है वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट के टीचर्स इस चैनल पर काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक सारे कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी स्टडी मटेरियल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन करके पा सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। यहाँ पर चूंकि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स का, सेमेस्टर 1, 2, 3 सभी के लिए कॉमन होता है। तो टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, मॉड्यूल 2 हम लोग ले रहे हैं, जिसमें की थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, उत्पादन का सिद्धांत। अब ये उत्पादन होता क्या है चर्चा करेंगे आगे हम लोग। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं या फिर उत्पादक किसको कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे यहाँ पर पहला टॉपिक है, यानी कि सेकेंड मॉड्यूल का ये फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के साधन या फिर उत्पादन के कारक, कारक भी बोला जाता है इसको। और यहाँ पर क्या है फिर प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि उत्पादन फलन, या फिर आप कह सकते हैं इसको क्या कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, वही हम लोग जानेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। फिर हम लोग देखेंगे टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन, तीनों पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। जब हम लोग जानेंगे कि उत्पादक किसको कहेंगे, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, जिससे कि हमें पता चले कि असल में उत्पादन करने वाला व्यक्ति कौन है। तो उत्पादन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे या फिर प्रोड्यूसर बोलेंगे। तो ये छोटा छोटा जो है कंसेप्ट है, समझ लीजिए। इस टॉपिक से जो भी बातें हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे पूरा। भी कह रहे हैं कि उत्पादक एक तरह का क्या है, आर्थिक एजेंट है। अब ये आर्थिक एजेंट क्या होता है इसे भी आप डिटेल में समझ लीजिए। आर्थिक एजेंट को हम लोग आर्थिक अभिकारक भी कहेंगे, लेकिन आर्थिक एजेंट का सीधा मतलब यही है कि वह व्यक्ति जो आर्थिक निर्णय लेता है। देखिए हम लोग निर्णय कई तरीके से लेते हैं। एक निर्णय ये भी होता है कि चलिए भाई बाराती जो है अपने दोस्त के बारात में डांस कर रहे हैं, ये भी एक निर्णय है। निर्णय ये भी होता है कि हम जो है वो क्या काम करना चाहते हैं। निर्णय ये भी होता है कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब हम पैसे या संसाधन के बारे में बात करेंगे और पैसे या संसाधन से संबंधित निर्णय लेने की बात करेंगे, तो ऐसा ही निर्णय कहलाता है आर्थिक निर्णय। तो आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक एजेंट। तो उत्पादक भी क्या होता है, एक आर्थिक एजेंट होता है। तो कह रहे कि उत्पादक वह आर्थिक एजेंट है जो यह निर्णय लेता है कि उत्पादन के साधनों, देखिए साधनों का जिक्र किया है ना हमने, कहा फैक्टर्स या फिर रिसोर्स या फिर इनकम, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो डिसीजन होता है उसी को हम लोग आर्थिक निर्णय कहते हैं। तो वो तो आर्थिक एजेंट हो गया। लेकिन उत्पादक भी चूंकि एक आर्थिक एजेंट है, तो ये निर्णय क्या लेता है कि उत्पादन के साधनों की सहायता से कौन कौन सी वस्तुओं का या फिर कौन कौन सी सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। क्योंकि अनाप शनाप खूब ज्यादा उत्पादन करने से भी ऐसा नहीं है कि खूब ज्यादा लाभ कमाने लगोगे। आपको ये देखना होता है कि मार्केट के अंदर किन चीजों की डिमांड कितनी ज्यादा हो रही है, कब तक वो डिमांड रहने वाला है। इन सारी चीजों पर जो है वो जब नॉलेज ले ले कोई एक व्यक्ति, तो ऐसे ही व्यक्ति समझ लीजिए कि उत्पादक के तौर पर जाना जाएगा, जो बहुत सोच समझ करके अपने गिवन रिसोर्सेज से या फिर दिए हुए संसाधनों की मदद से उत्पादन करने के बारे में सोच रहा है कि क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में। लेकिन इसने डिसीजन इस प्रकार से क्यों लिया, क्योंकि ये चाहता है क्या, अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहता है। तो यहां से ये भी क्लियर हो गया होगा कि एक उत्पादक का ये मकसद होता है, ये उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। अगर मान लीजिए कि उत्पादक को ये पूछा जाए ना कि आप जीवन में चाहते क्या हो, है ना, 10 प्रायोरिटी बताइए, तो 10 में सिर्फ एक ही चीज लिखेगा, लाभ लाभ लाभ, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, इन सारी चीजों का जिक्र करेगा। अब यहां पर देखिए उत्पादक को हम दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के साधनों की सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को तैयार करता है, इस लायक बनाता है कि अब हम उसे यूज कर सकें।
है ना, प्रयोग में ला सकें, तो उत्पादक उसी को बोलेंगे। उत्पादक को यहां पर ध्यान रखिएगा उत्पादनकर्ता भी कहा जाता है, ठीक है। उत्पादक को क्या बोलते हैं? उत्पादनकर्ता, यानी कि उत्पादन करने वाला व्यक्ति। ये तो समझ आ गया कि उत्पादक किसे कहेंगे? वस्तु और सेवा का उत्पादन करने वाला व्यक्ति, जो कि साधनों की सहायता से उत्पादन करेगा, और इसी को हम लोग एक आर्थिक एजेंट के तौर पर भी जानते हैं। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है यहां से, वो क्या है कि उत्पादन का साधन किसे कहेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर कारक भी कह सकते हैं या फिर साधन भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर एक अभी सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेवा उत्पादन कर रहे हैं, आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए हमें जो जो यहाँ पर वस्तु या फिर जो जो चीजें चाहिए होता है, इसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन का साधन। यानी कि हम अपनी सेवा आप तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहली चीज ये डिजिटल पैनल लगा हुआ है हमारे हाथ में, देखिए स्टाइलस भी है, साथ में कैमरा भी लगा हुआ है, लाइटिंग वगैरह, ये सब सारी चीजें क्या है, प्लस में ये बिल्डिंग, ये सब कुछ क्या है? उत्पादन का साधन। हमारी सर्विस का प्रोडक्शन इस तरीके से हो रहा है, इन साधनों की मदद से हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल ये भी शामिल होगा। तो यहां पर समझिए कि उत्पादन का साधन का मतलब क्या है? वो सभी वस्तुएं या फिर वो सभी सेवाएं जो किसी नई वस्तु या फिर नई तरह की सेवा को जनरेट करने में या फिर उत्पादन करने में मदद करता है। यहां पर देखिए हमने क्या कहा है कि वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में सहायता करते हैं, उसे उत्पादन का साधन कहा जाता है। जैसे कि भूमि यानी कि लैंड, जैसे कि श्रम या फिर मजदूर यानी कि लेबर, इसी तरीके से पूंजी जिसको कैपिटल बोला जाता है, संगठन को ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में, साहसी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल, ईंधन का मतलब फ्यूल, ये सारी चीजें क्या है? उत्पादन के साधन हैं। ये तो सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैंने लिया हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग वस्तुओं को तैयार करने के लिए, अलग अलग सेवाओं को जनरेट करने के लिए हमें अलग अलग सेवाएं या फिर अलग अलग वस्तुएं चाहिए होता है, जो किसी नई वस्तु या फिर नई सेवा को जनरेट करने में मदद करेगा। ऐसे ही चीजों को हम लोग कहेंगे उत्पादन का साधन। अब देखिए उत्पादन का साधन समय के आधार पर जो है ना, दो भागों में बांटा जाता है। समय के आधार पर बात कर रहे हैं। अब ये समय कितने तरीके से हो सकता है भाई? अल्पकाल और दीर्घकाल, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दो तरीके से साधन बटे होते हैं। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर जिसको स्थिर साधन कहेंगे, एक होता है वेरिएबल फैक्टर जिसको हम परिवर्तनशील साधन कहेंगे। अब ये स्थिर साधन क्या है या फिर परिवर्तनशील साधन क्या है, आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर साधन के ऊपर। स्थिर साधन क्या होता है भाई? हमने क्या कहा कि अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल का मतलब है हमारे पास इतना कम समय है कि हम सभी साधनों को परिवर्तन तो नहीं कर सकते। बात मानते हो? इतना कम समय हमारे पास है कि हम सभी साधन को बदल नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ साधन ऐसे हैं जिसको परिवर्तन किया जा सकता है, बट अल्पकाल में जो साधन हम परिवर्तन ही नहीं कर सकते, वैसे साधन को स्थिर साधन बोला जाता है। देखिए डिफिनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि स्थिर साधन यानी कि उत्पादन के वैसे साधन जिसे अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में क्या बोल रहे हैं? परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वैसे साधनों को हम लोग स्थिर साधन कहते हैं या फिर फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। जैसे भूमि, तुरंत बदलाव नहीं किया जा सकता। इतना कम समय हमारे पास है कि भूमि में बदलाव संभव नहीं है। ये नहीं कि अभी हम जिस जगह पर क्लास ले रहे हैं बगल में भी एक क्लासरूम तुरंत खड़ा कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये समय हमारे पास इतना कम होता है कि बस ये सब चीजों में बदलाव संभव नहीं है। प्लांट, जहां पर असल में उत्पादन का काम कपड़े का या फिर मान लीजिए कि बाइक वगैरह तैयार हो रहे हैं, तो जो फैक्ट्री है या फिर प्लांट है उसे भी हम बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं, इतना कम समय है। यहां पर हम कह सकते हैं मशीनरी, जो भारी भरकम मशीनें प्रयोग किया जाता है ना फैक्ट्री में, वो भी क्या है? स्थिर साधन के तौर पर है, क्योंकि इसे भी हम अल्पकाल में परिवर्तन सामान्य रूप से नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए परिवर्तनशील साधन या फिर वेरिएबल फैक्टर क्या होगा। कह रहे हैं क्या कि उत्पादन के वैसे साधन जिसे अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? परिवर्तन किया जा सकता है। कब? अल्पकाल में। अल्पकाल में जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं वो परिवर्तनशील साधन है। आगे हम एग्जांपल भी देंगे इसमें। देखिए सबसे पहले आप यहां पर समझ लीजिए श्रम।
अगर मान लीजिए कि हम कुछ भी उत्पादन करने के लिए लेबर को या फिर श्रम को मंगवाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि कल हम उत्पादन कम करें इन चीजों का, तो हम लेबर की छटनी आज कर सकते हैं कि भैया कल इतने ही लोग आना, इतने से ज्यादा लोगों का काम तो है नहीं, तो हम लेबर की संख्या कम या ज्यादा कर सकते हैं अल्पकाल में। तो इसलिए श्रम की मात्रा यहाँ पर जो श्रम हो जाएगा या फिर लेबर हो जाएगा उसे हम कहेंगे वेरिएबल फैक्टर या फिर परिवर्तनशील साधन। कच्चे माल या फिर रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो कच्चा माल भी हमारा क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। मान लीजिए कि गन्ने से हमें जूस तैयार करना है और ऐसा कभी हमें महसूस हो कि नहीं कल इसकी ज्यादा बिक्री होने वाली नहीं है, हमें पहले से अनुमान है, तो हम जहां से गन्ना या फिर कतारी मंगवाते हैं रॉ मटेरियल के रूप में चूंकि वो है, तो हम कह सकते हैं उससे कि भैया कल हमें इतना ही माल चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि कल बिक्री है ही नहीं इस चीज का। तो यहाँ पर हम रॉ मटेरियल या फिर कच्चे माल को भी अल्पकाल में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम वेरिएबल फैक्टर कहेंगे। इसी तरीके से आप परिवहन सेवाएं, ठीक है, और इसी तरीके से आप ईंधन वगैरह को भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना एक रियल एग्जांपल देते हैं। अगर हम चाहें कि ये क्लासरूम दूसरे जगह तुरंत सेटअप कर लिया जाए, संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सामने कैमरा लगा हुआ है किसी वजह से टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ गए हैं, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि ये छोटी मशीन है, आसानी से लगाया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे हाथ में जो स्टाइलस है ना, चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो इसे हम अल्पकाल में चेंज नहीं कर सकते, समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। अब हम लोग, चूंकि आपने उत्पादक को समझ लिया है और उत्पादन के साधन को भी समझ लिया है, अब हम लोग जानेंगे उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। फलन का मतलब होता है संबंध, है ना। गांव में ये जो वर्ड है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फलना के पिताजी, फलना मतलब जो संबंधित व्यक्ति है उसके बारे में बात किया जाता है। इसी तरीके से यहां पर हम कह रहे हैं उत्पादन फलन यानी कि उत्पादन का संबंध किन किन चीजों के साथ है। जैसे कि हम जो भी सर्विस अभी आपको दे पा रहे हैं, जो भी सेवाएं दे पा रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन से जो है चीजें लगाई गई है, ठीक है। तो यहां पर उनके साथ में संबंध तो है। अगर मान लीजिए कि हम कह दें कि सामने बहुत अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, माइक लगा हुआ है बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो माइक वॉइस बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ये हम क्या कह रहे हैं भाई कि हम जो अपनी सर्विस की क्वालिटी की बात करेंगे ये डिपेंड किस पर करेगा, सामने कैसा कैमरा लगा हुआ है, कैसा लेंस है, माइक कैसा लगा हुआ है, पीछे डिजिटल पैनल कैसा लगा हुआ है, हमारी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इन चीजों से हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे पास किस तरह के उत्पादन के साधन लगे हुए हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि एक निश्चित समय में, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि की बात कर रहे हैं। समय और समय अवधि में फर्क होता है, इसको थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट आप लोग मिस करोगे। समय का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब फिक्स्ड। जैसे कि हम कह लें कि अभी 9 बज रहा है, ठीक है, 9 बज रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट बोल रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि 9 से 10, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्लासेस चलेंगे, क्या है ये हमारा है पीरियड ऑफ टाइम, ये है हमारा समय अवधि। तो समय अवधि कैसे पता चलेगा आपको, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम दोनों दिखेगा, प्रारंभिक समय अंतिम समय दोनों है ना। तो यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे समय अवधि। और यहां पर चूंकि एक ही समय है, एक निश्चित हम लोग समय बिंदु की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा केवल समय कहलाएगा, ना कि समय अवधि। ये हमारा समय अवधि है, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि ये। इसी तरीके से मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर भी 2 टाइम लिमिट हमें दिख रहा है, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, प्रारंभिक समय अंतिम समय। तो इस तरीके से जहां पर रहेगा ना उसको आप लोग बोलोगे समय अवधि। यहां पर भी हम ऐसा ही क्यों कह रहे हैं ये भी बताते हैं, क्योंकि देखिए उत्पादन का कार्य है, तो उत्पादन एक तो शुरू जहां से किया गया होगा, जिस टाइम पर शुरू किया गया होगा, और दूसरा जहां पर हमारा उत्पादन की प्रक्रिया समाप्त होने वाला है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसी की हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि एक निश्चित समय अवधि में तथा दी हुई तकनीक के अंतर्गत, अब हम तकनीक की बात क्यों कर रहे हैं भाई, इस पर भी डिटेल में समझ लीजिए। क्योंकि तकनीक में अगर हम बीच बीच में बदलाव करते रहे तो उत्पादन की गुणवत्ता में भी बदलाव आता है, इसीलिए यहां पर तकनीक को भी निश्चित मान लिया जाता है कि हाँ दिया हुआ तकनीक से उत्पादन हो रहा है।
तो एक निश्चित समय में और दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों, जिसको अंग्रेजी में इनपुट कहा जाता है, ठीक है, और निर्गतों, जिसको अंग्रेजी में आउटपुट कहा जाता है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है ना, उसी को बोला गया है उत्पादन फलन। यानी कि इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, इसी को कहा गया है उत्पादन फलन। यानी कि हमारे पास जो भी अभी चीजें लगी हुई, पीछे डिजिटल पैनल, हाथ में स्टाइलस, सामने कैमरा, यहाँ पर माइक है ना, लाइट वगैरह, ये सब क्या है, उत्पादन के साधन है। ये उत्पादन का साधन है, यानी कि इनपुट है। ये जो भी हमारी क्वालिटी अब तैयार, जो वीडियो तैयार होगी, वो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो जैसा ये सब सारी चीजें हमारी होगी, जिस तरह का इसका क्वालिटी होगा, उसी हिसाब से आपको चीजें मिल पाता है तैयार होकर के, उसी तरीके से आपको वीडियो की क्वालिटी मिल पाती है। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, दूसरे शब्दों में भी हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आगतों, मैंने कहा कि आगत का मतलब क्या है, इनपुट, तथा निर्गतों यानी कि आउटपुट के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। कितना छोटा लाइन है ना। आगतों और निर्गतों के बीच में फलनात्मक संबंध को क्या बोलेंगे, उत्पादन फलन। अब यहाँ पर प्रोफेसर हेंडरसन आ जाते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हेंडरसन के अनुसार क्या कहेंगे कि किसी फर्म की भौतिक आगतों, अब भौतिक आगतों मतलब फिजिकल इनपुट्स, और ये फिजिकल क्यों कह रहे हैं, ये भी बहुत अजीब सा बात है ना। फिजिकल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सारी वस्तुएं हमें दिखता है, जिसे हम जो भी सेवाएं दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास, मैंने बार बार कहा, डिजिटल पेन लगा हुआ है, हाथ में स्टाइलस है, सामने कैमरा है, यहाँ पर माइक लगा हुआ है, ये बिल्डिंग, सारी चीजें क्या है, फिजिकली हमें दिखता है, भौतिक रूपों में हमें दिख रहा है, किस शेप में है, किस साइज में है, कितना वजन का है, ये सब सारी चीजें हमें पता है। तो इसलिए हम यहाँ पर उसी तरीके से कह रहे हैं हेंडरसन के अकॉर्डिंग कि किसी फर्म की भौतिक आगतों यानी कि फिजिकल इनपुट्स और निर्गतों यानी कि फिजिकल आउटपुट, आप इसको कह सकते हैं। तो भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच के संबंध को प्रायः उत्पादन फलन कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हेंडरसन का कहना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या है कि हम समीकरण से इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉमेरिकली सॉरी मैथमेटिकली अगर इस चीज को एक्सप्रेस कर दिया जाए तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि Q का मतलब यहां पर लिखा गया है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, उत्पादन की मात्रा को Q से डिनोट किया गया है। L का मतलब है लैंड यानी कि भूमि। N का मतलब है नंबर ऑफ लेबर, श्रम की इकाई। इसी तरीके से K का मतलब है कैपिटल, C से नहीं लिखा जाता, K से लिखा जाता है। लेबर को L से नहीं लिख रहे हैं, N से लिख रहे हैं लेबर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो यहां पर आप क्या समझे कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप जोड़ सकते हैं, रॉ मटेरियल जोड़ लीजिए, है ना। इसी तरीके से जो भी आपका मन मर्जी करे, जितने भी आप फैक्टर्स लगाना चाहते हैं शामिल कर सकते हैं। मतलब कि इसको आप जनरली ऐसा भी लिख सकते हो कि Q इक्वल टू फंक्शन हो जाएगा A, ये कोई भी फैक्टर हो सकता है, B कोई दूसरा फैक्टर, C तीसरा फैक्टर, D चौथा फैक्टर, और इसी तरीके से आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। समझ गए होंगे। तो ये हमारा जो है वो ना तरीका है इक्वेशन में बताने का कि उत्पादन फलन का तरीका ये है। Q का मतलब आउटपुट, ये हमारा क्या हो गया, Q का मतलब हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो हम इसको बोलेंगे आउटपुट यहाँ पर, ठीक है। और ये सब हमारा क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट। क्या बोलेंगे, तो इनपुट बोलेंगे। समझ आ गया होगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टेक्निकल रिलेशनशिप होता है ना, उसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। टेक्निकल रिलेशनशिप क्यों कह रहे हैं, आगे भी समझा देंगे आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। यहां पर आप देखिए, एक चीज स्पष्ट हम कहेंगे आपसे, क्या टेक्निकल रिलेशनशिप, देखिए कह रहे हैं कि आगतों यानी कि इनपुट्स और निर्गतों यानी कि आउटपुट में सीधा संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, सीधा संबंध पाया जाता है। अर्थात आगतों में वृद्धि करने से निर्गत की मात्रा में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास संतरा है, कितना संतरा है, मान लीजिए कि 10 संतरा है, 10 संतरा, इससे हम क्या चाहते हैं, जूस तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, जूस। और 10 संतरे से मान करके चलिए कि हमें 10 गिलास जूस तैयार हो गया है। यहां पर 10 गिलास जूस हम तैयार
कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जूस की मात्रा हम ज्यादा लें, तो ज्यादा जूस चाहिए भैया, ज्यादा संतरा लाना होगा। तो यहां पर सीधी सीधी बात है कि संतरा की मात्रा बढ़ाएंगे। संतरा क्या है, हमारा इनपुट है, और जूस हमारा क्या है, आउटपुट है। तो संतरा बढ़ाएंगे तो जूस की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज तो समझ गए होंगे कि इनपुट और आउटपुट में कैसा संबंध होता है, सीधा सीधा संबंध होता है। लेकिन हम टेक्निकल रिलेशनशिप की बात कर रहे थे ना, तकनीकी संबंध की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता है, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि 10 संतरे लगाए हमने तो 10 ग्लास जूस तैयार हो गया। लेकिन क्या ये जरूरी है कि एक संतरा और अगर शामिल कर दिया जाए तो क्या ये जरूरी है कि 1 ग्लास और भी जूस तैयार हो जाएगा? तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि 10 संतरा ने 10 ग्लास जूस तैयार कर दिया तो 11वां संतरा भी जो है आपका 1 ग्लास जूस तैयार अलग से कर देगा। ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो संतरा का साइज छोटा है, हो सकता है कि वो बड़ा है, हो सकता है कि अंदर से वो सूखा हुआ, उसमें रस ही नहीं है। समझ पाए? मतलब कि यहां पर ये जो है टेक्निकल रिलेशनशिप कहलाएगा या फिर तकनीकी संबंध कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा? आगे देखिए, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि उत्पादन फलन कितने तरह का होता है या फिर इनकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। पहले मान्यता के ऊपर में चर्चा जरूर कर लेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, मान्यता क्या है। सबसे पहला मान्यता कि उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। एक निश्चित समय अवधि, हमने कहा था किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें एक वो पॉइंट, वो समय बिंदु लेना होता है जहां से हम उत्पादन का काम शुरू करते हैं, एक वो समय बिंदु लेते हैं जहां पर हम उत्पादन का काम खत्म करते हैं। समझ गए? तो ये हमारा जो है ना क्या कहलाएगा कि उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। फिर से कह रहे हैं, समय से संबंधित नहीं है, समय अवधि से संबंधित है। यहां पर देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन, कुछ, सभी नहीं, कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं या फिर फिक्स्ड फैक्टर के तौर पर होते हैं। लेकिन कुछ साधन अल्पकाल में ही, कुछ साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं या फिर कह लीजिए कि वेरिएबल फैक्टर होते हैं। अब ये दोनों क्या है मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। चलिए यहां पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि दीर्घकाल में यानी कि लॉन्ग रन में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन क्या हो गए, वेरिएबल फैक्टर हो गए। मतलब जब हमारे पास समय इतना ज्यादा है कि हम सभी को चेंज कर सकते हैं, सभी हो गए परिवर्तनशील साधन। क्यों भाई? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर इतना समय होता कि भाई 2 साल 5 साल 7 साल खूब है हमारे पास समय, तो हम कैमरा, लाइट, डिजिटल पैनल सब कुछ में बदलाव ला सकते हैं। क्लियर? लेकिन समय अगर इतना कम है कि कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, तो हम उसको स्थिर साधन बोलेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि दीर्घकाल में यानी कि जब समय बहुत लंबा होगा, आपके पास बहुत काफी समय होगा, तो आप सभी साधन को परिवर्तनशील कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तन कर सकते हैं। यहां पर देखिए तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमेशा आएगा उत्पादन के साथ ना, ये वाला एजम्पशन हमेशा आएगा, इसको ध्यान से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल स्थिर का स्थिर रखना आपको तकनीक, क्योंकि अगर आपने तकनीक में बदलाव कर दिया तो उत्पादन लागत भी आपका कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है? जैसे कि अभी हम अगर डिजिटल पैनल पर क्लासेस ले रहे हैं और हम व्हाइट बोर्ड के साथ आ जाए तो समझ लीजिए क्या होगा। डिजिटल पैनल पर चूंकि यहां पर हमने जो है वो अपना कंटेंट पहले से ही तैयार रखा हुआ है, बस हम इन चीजों को डिटेल में समझाने की जो है कोशिश केवल कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन जब हम व्हाइट बोर्ड के साथ आ जाएंगे, जहां पर मुझे ये पता है कि हर एक कंटेंट लिखना होगा, फिर उसे समझाना होगा, तो हमें उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि वो हमें कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है? समझ गए होंगे? चलिए, तो तकनीक में आपको परिवर्तन नहीं करना है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि उत्पादन के साधन छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए होते हैं, एकदम डिविजिबल कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी साधन को ज्यादा लगाना है, लगा सकते हैं। मान लीजिए, वैसे तो लेबर को हम लोग वर्किंग आवर से काउंट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक लेबर का कार्य का घंटा मान लीजिए कि 8 घंटा है,
8 घंटा अगर किसी व्यक्ति को दिन भर में 24 घंटे में यानी कि 8 घंटे उसको काम मिल जा रहा है तो वो समझिए फुल टाइम वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसी व्यक्ति से हमने 12 घंटे काम करवा लिया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि हमने 1.5 लेबर लगाया। कितना लेबर? 1.5 लेबर। अब कहेंगे सर 1.5 लेबर का मतलब क्या है कि एक लेबर खड़ा है और एक लेबर का आधा जो है हिस्सा लगा दिया का काट करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 1.5 लेबर का मतलब है कि एक मजदूर या तो 12 घंटा काम कर रहा है या फिर 2 मजदूर हैं जिसमें से कि एक लेबर ने 4 घंटा काम किया और एक लेबर ने 8 घंटा काम किया, तो हम इसको कहेंगे 1.5 लेबर। समझ गए होंगे। तो हम ऐसा अगर काम पर लगवाना चाहते हैं लेबर को तो लगा सकते हैं। इसी को बोला गया है कि उत्पादन के साधन जो है वो छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए हैं या फिर छोटी छोटी इकाइयों में हम लगा सकते हैं। यहां पर देखिए अगला एजम्पशंस, अगली मान्यता क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान तकनीक का कुशल प्रयोग किया जाता है। तकनीक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है या फिर संसाधन को ठीक ढंग से प्रयोग करना है, ऐसा बार बार कहा जाता है उत्पादन के क्षेत्र में भी, उपभोग के क्षेत्र में भी, कि कुशल तरीके से आपको संसाधन प्रयोग करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं देश के भीतर या फिर अर्थव्यवस्था के भीतर संसाधनों की मात्रा सीमित होती है, इसीलिए अपने संसाधन का जितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो हर संभव कोशिश करनी चाहिए। क्लियर है ना। जैसे कि पहले हम लोग जो कोयला का प्रयोग करते थे रेलवे इंजन चलाने के लिए, आज के जमाने में हम उसे भूल चुके हैं और हम कोयले की मदद से अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तैयार ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हम बाकी चीजों को भी ऑपरेट कर सकें। मतलब कि अब वही ट्रेन का इंजन जो हम पहले चला रहे थे कोयला से, अब हम डीजल से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं। वजह क्या है कि हम ये समझ चुके हैं कि कोयला से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर दें तो उस इलेक्ट्रिसिटी से हम बाकी कई सारे जो है ना चीजें ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी सामने कैमरा चल रहा है, पीछे डिजिटल पैनल चल रहा है, इसी तरीके से घर में आयरन वगैरह कर सकते हैं, फोन चार्ज कर सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, कूलर, एसी, फ्रिज सब कुछ चला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, है कि नहीं। मतलब कि जो हम चीज जो कोयला हम प्रयोग कर रहे थे रेलवे इंजन ऑपरेट करने के लिए, वही कोयला अगर हम बचत करके कहाँ यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से हम बाकी कई सारे अप्लायंसेस ऑपरेट कर सकते हैं। समझ आ गया होगा। इसलिए तकनीक का क्या करना है, कुशल प्रयोग करना है, जितना बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज करना है। एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास पीने योग्य पानी है, 20 लीटर पीने योग्य पानी है, तो पानी से तो हम क्या कर सकते हैं, पानी से नहा भी सकते हैं, पानी से कपड़े भी धो सकते हैं, पानी से जो बर्तन भी धो सकते हैं, पानी से जो घर में क्या बोलते हैं उसको पोछा लगा सकते हैं, या फिर पानी से हम बागवानी कर सकते हैं। अब बताइए कि पीने योग्य पानी है 20 लीटर। अगर हम आपसे सवाल करें, आप चूंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हम भी इकोनॉमिक्स के ही स्टूडेंट हैं, अब आपसे एक सवाल किया जाए कि आप उस पानी का प्रयोग कहां करना चाहोगे, आपका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डायनेमिक है, अपनी अपनी सोच समझ होती है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। देखेंगे कि आपको किस हद तक इकोनॉमिक्स का नॉलेज आ चुका है। यहां पर देखिए 7वां पॉइंट, 7वां बिंदु यहां पर क्या है, मान्यता में ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि फर्म का उत्पादन लागत दी हुई है। मैंने पहले ही कहा जहां उत्पादन का तकनीक स्थिर मान लिया गया है तो इसका मतलब लागत भी स्थिर होगा, स्वाभाविक सी बात है। और लागत दिया हुआ है कि भैया इस तकनीक से उत्पादन करना है, इतना लागत आएगा, ये पहले ही तय कर लिया गया है। ये सारी मान्यताएं होती है उत्पादन फलन के लिए। अब ध्यान दीजिए, विशेषता भी लगभग आपको सेम टू सेम ही मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगला हमने वही रखा हुआ है, उत्पादन फलन की विशेषताएं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको केवल लाइन बाय लाइन हम एक बार पढ़ देते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैंने पहले ही एक्सप्रेस कर दिया आपको। क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट कि उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों की मात्रा और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा में संबंध को बतलाता है। मतलब जितना हमारे पास इनपुट होगा, जितना हमारे पास संतरा होगा, उतना ही तो जूस तैयार होगा। तो यहां पर इन दोनों में सीधा सीधा संबंध है। अर्थात उत्पादन फलन होता है किसका, उत्पत्ति के साधनों का। यानी कि उत्पादन के फलन उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन होता है किसके, उत्पत्ति के साधनों का या फिर उत्पादन के साधनों का।
यहां पर देखिए सेकंड, उत्पादन फलन का संबंध उत्पत्ति के साधनों की कीमतों एवं उत्पादित वस्तुओं की कीमतों से नहीं है। इसका मतलब क्या है भाई, मान लीजिए कि लेबर हमने मंगवाया और लेबर को हमने 600 रुपया दिया काम के बदले में, तो क्या लगता है उस लेबर से हम 600 रुपए के बराबर ही काम लिए हुए हैं? नहीं। हो सकता है कि वो आउटपुट आप मार्केट में कितना में बेचो, 1200 रुपये में, हो सकता है या नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहां पर फैक्टर के प्राइस में और जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है उसके प्राइस में ये जरूरी नहीं है कि सिमिलरिटी हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि उत्पादन फलन का संबंध समय अवधि से है। मैंने बार बार जिक्र किया अभी कुछ देर पहले, तो ज्यादा आगे चर्चा नहीं करते हैं। अर्थात समय अवधि के अनुसार उत्पादन फलन का स्वरूप बदलता रहता है। अगर उत्पादन की समय अवधि लंबी है, बीच में कुछ कुछ चीजें पॉसिबल है कि चेंज हो जाए। उत्पादन की समय अवधि छोटी है, हो सकता है कि कुछ साधन केवल बदला जा सकता है, सारा नहीं। तो ये चीज है। आगे देखिए सबसे आखिरी पॉइंट, कह रहे हैं कि उत्पादन फलन के स्वरूप पर तकनीकी स्तर का गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि तकनीक आपका कैसा है, टेक्निकल नॉलेज कैसा है प्रोडक्शन के लिए, इस चीज का ना आउटपुट पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम डिजिटल पैनल के साथ क्लास लेकर के आ रहे हैं तो इसका मतलब कम टाइम में हम ज्यादा क्लास ले सकते हैं, समझ गए। लेकिन अगर हम व्हाइट बोर्ड के साथ रहते या फिर ब्लैक बोर्ड के साथ रहते तो उसमें टाइम ज्यादा लगता। तो यहां पर आप समझ गए हैं कि उत्पादन फलन के स्वरूप पर तकनीक का गहरा असर पड़ता है, किंतु प्रत्येक उत्पादन फलन में शामिल तकनीकी ज्ञान के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है, जो कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि टेक्निकल नॉलेज को यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है। अब चलिए यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि असल में अब तो सर बता दीजिए उत्पादन कहते किसको हैं। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा कि उत्पादक किसको कहते हैं, फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने जिक्र किया उत्पादन फलन क्या होता है या फिर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और उसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और विशेषताएं कौन कौन सी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि असल में उत्पादन या फिर आउटपुट होता क्या है। देखिए जो वीडियो बनकर के तैयार हुआ और जिसे आप देख रहे हैं वही तो हमारे लिए आउटपुट है है ना। लेकिन उसके लिए बहुत सारे साधन की जरूरत है, जो कि मैंने आपको बता दिया, डिजिटल पैनल, स्टाइलस, सामने कैमरा, इधर माइक, ये बिल्डिंग, सब कुछ। चलिए अब यहां पर देखिए उत्पादन होता क्या है। यानी कि उत्पादन वह प्रक्रिया है, उत्पादन तो सबसे पहली चीज एक आर्थिक क्रिया है ना। तो ये एक प्रोसेस है या फिर प्रक्रिया है कह सकते हैं। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, उपयोगिता का सृजन कैसे होता है। उपयोगिता का सृजन थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये देख लीजिए पेन है, ठीक, और इसमें रिफिल खत्म हो गया है। हाँ भाई हकीकत में खत्म हो गया। अब हम इसको अगर फेंक दें बाहर, क्योंकि इसमें अब वो क्षमता नहीं रहा कि हम लिख सकें कॉपी वगैरह पर भी, तो हमने मान लीजिए कि इसको फेंक दिया बाहर। अब एक बच्चा आया, पेन को उठाया, इसमें रबर लगा दिया और ढक्कन को निकाल करके ना इधर रबर लगाया, ठीक है, रबर उसमें डाला, निशाने लगा रहा है, क्या है। तो इसने, उस बच्चे ने क्या किया, इसका मतलब कि ये जो बेकार पड़ी हुई वस्तु थी, हमारे लिए तो बेकार हो चुका था, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, इस कलम को उठाया, इसमें जो है रबर लगा दिया। तो रबर लगने की वजह से इसकी क्षमता अलग तरीके से बढ़ गई और उस बच्चे के लिए एक उपयोगी वस्तु बन गया, जिसे वो इस्तेमाल करके संतुष्टि पा रहा है, खुशी या फिर खुश महसूस हो, उसे खुशी लग रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बेकार पड़ी हुई वस्तु में उसने उपयोगिता का सृजन किया, अपने उपयोग के लायक तैयार कर लिया। तो यहां पर हम लोग इसी को बोलते हैं उपयोगिता का सृजन करना। यानी कि हम कह सकते हैं किसी वस्तु, कौन सी वस्तु, मूल्यहीन वस्तु, बेकार पड़ी हुई वस्तु को क्या किया, मूल्यवान बनाना ही उत्पादन कहलाता है। कोई भी बेकार पड़ी हुई वस्तु को, कोई भी मूल्यहीन वस्तु को मूल्यवान बना देना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। जैसे कि किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, अब उसको हम वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं, मूल्यवान कैसे बना सकते हैं, उन चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस करके, समझ गए, तो ये उत्पादन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि ये भी हमारे पास ये बोतल है, हम क्या करना चाहते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। मान लीजिए हम अब इसको एक अलग तरीके से जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कि कई सारे लोग फ्लावर्स वगैरह तैयार कर सकते हैं है ना, वो तो होता ही आइडिया, क्राफ्ट वगैरह तैयार करते हैं बच्चे। तो ये सब हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का सृजन हो रहा है। मतलब किसी भी बेकार पड़ी हुई वस्तु को आपने अगर मूल्यवान बना दिया है, कुछ इस तरीके से तैयार कर दिया कि अब वो किसी उपयोग में लाया जा सकता है, तो हम उसको उत्पादन ही कहेंगे। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखें, उत्पादन का प्रकार क्या होता है, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर ये कैलकुलेशन बेस पर होगा। सो देखिए पहला 3 हम लोग देखेंगे, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सॉरी कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। उपयोगिता बार बार जिक्र कर देते हैं। यहां पर देखो, तो कुल उत्पादन या फिर टोटल प्रोडक्शन होता क्या है। टोटल प्रोडक्शन को शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे, टीपी। यहां पर देखिए क्या है डेफिनेशन, कह रहे हैं किसी विशेष समय अवधि में साधनों की निश्चित मात्रा से फर्म द्वारा, क्योंकि उत्पादन कौन करेगा, फर्म या फिर उत्पादक, तो किसी निश्चित समय अवधि में साधनों की मात्रा से फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा को अगर जोड़ा जाए, यही क्या है, कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन है। जैसे कि हमने अभी मान लो कि एक कपड़ा तैयार कर लिया, फिर हम उत्पादन की प्रक्रिया चूंकि चल ही रहा है, दूसरा भी तैयार कर लिया, फिर से तीसरा तैयार कर लिया। तो क्या करना है, कुल के लिए जोड़ते जाना है कि आपने एक निश्चित समय अवधि तक कितनी सारी वस्तुओं को तैयार कर लिया है, कितनी इकाइयों को तैयार कर लिया है, सबको जोड़ते चले जाइए, कुल उत्पादन पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि सीमांत उत्पादन का जो योगफल होगा उसी को हम लोग कुल उत्पादन कहेंगे। तो सीमांत उत्पादन क्या होता है आगे चर्चा करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए कि सीमांत उत्पादनों का योगफल क्या कहलाता है, कुल उत्पादन कहलाता है। अब यहां पर हमने फॉर्मूला शामिल किया हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से। टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, पहली यहां पर बार कितना प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इसी तरीके से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, सबको आप प्लस प्लस करते चाहिए। तो यहां पर देखिए एक और हम लोग तरीके से लिख सकते हैं कुल उत्पादन को, कह रहे हैं कि औसत उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों से अगर क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, वेरिएबल फैक्टर के साथ मल्टीपल कर दिया जाए एवरेज प्रोडक्ट को, तो यही हमारा गुणनफल जो प्राप्त होगा उसको हम लोग कुल उत्पाद कहेंगे या फिर टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे कि देखिए फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है कि टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट इनटू वेरिएबल फैक्टर। एल से यहां पर डिनोट कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर, आप चाहें तो नंबर ऑफ लेबर चूंकि हम लोग वेरिएबल फैक्टर कहते हैं तो एन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सीमांत उत्पाद क्या होता है या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं। तो ये तो हमारा दूसरा कैटेगरी हो गया। सीमांत उत्पाद या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट में इसको एमपी बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी कि वेरिएबल फैक्टर की अगर हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाया तो हमें आउटपुट में या फिर कुल उत्पादन में कितने का परिवर्तन दिखा, तो कुल उत्पादन में जितने का परिवर्तन दिखेगा ना वही होता है सीमांत उत्पादन। इसको समझना बहुत आसान है, आगे बताते हैं। देखिए कैसे, मान करके चलिए कि हमने लेबर लगा दिया कितना, एक, और एक लेबर लगाने से यहां पर हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो चुका है, मान लीजिए कि 10 यूनिट। हम चाहते हैं कि एक लेबर और लगा दिया जाए, टोटल अब 2 लेबर काम कर रहे हैं, तो देश में तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। एक अकेला मजदूर अगर 10 इकाई काम करता है तो 2 लेबर मिलकर के कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, सीधा 20 मत कर देना, वो मैथमेटिक्स में मत घुस जाना, क्योंकि हर एक लेबर की कार्यकुशलता कार्य क्षमता एक जैसा नहीं होता। तो हो सकता है कि एक लेबर ने 10 इकाई अगर तैयार किया है कोई वस्तु, तो 2 लेबर अब चूंकि मिलकर के काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बढ़ेगा, हो सकता है कि 18 हो गया। अब हम यहां पर पूछना चाहेंगे कि केवल एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से टोटल प्रोडक्ट में कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है, कितने का वृद्धि दिख रहा है, केवल 8 इकाई का। इसका मतलब है कि दूसरा लेबर ने केवल कितना तैयार किया है उत्पाद, तो 8। पहले लेबर ने चूंकि अकेले काम किया था 10 और दोनों मिलकर के कर रहे हैं 18, इसका मतलब पहले का कैपेसिटी पता चल चुका है कि 10 इकाई उत्पादन करता है, तो दूसरे का पता चल चुका ना अलग से कि 8 इकाई काम करता है।
तो यही होता है कि अगर हम श्रम की एक एक्स्ट्रा इकाई लगा दिए तो इसकी वजह से हमारा कुल उत्पाद में कितने का परिवर्तन आया, तो यहां पर देखिए परिवर्तन 8 इकाई का आया है। यही 8 हमारा सीमांत उत्पाद कहलाएगा। और एग्जांपल देते हैं, देखिए लेबर हमने मान लो 1 लगा दिया और इन लेबर्स को मैंने क्या कहा कि भैया कपड़ा उत्पादन करना है। मान लो 10 लेबर है, 1 नहीं 10 मान लो, 10 लेबर लगा दिए और 10 लेबर ने मिलकर के उत्पादन किया 100 यूनिट, यानी कि 100 मीटर कपड़े, 100 मीटर कर देते हैं इसको। अब हम यहां पर 1 लेबर और बढ़ा दिए, केवल 1 ही बढ़ाए हैं, केवल 1। तो इस 1 की वजह से हो सकता है कि ये प्रोडक्शन बढ़ करके 120 यूनिट हो गया, यानी कि 120 मीटर हो गया। अब आप क्या कहना चाहोगे कि सर यहां पर केवल ना 1 एक्स्ट्रा लेबर लगाने की वजह से जो टोटल प्रोडक्ट है वो 20 इकाई बढ़ गया है, यानी कि 20 मीटर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला कि हम यहां पर कह सकते हैं कि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने पर हमारा जो कुल उत्पादन है वो 20 इकाई ज्यादा हुआ है। इसी को हम लोग बोलेंगे, जो 20 है ना उसी को बोलेंगे सीमांत उत्पाद, क्योंकि एक अतिरिक्त श्रम लगाने से या फिर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जितने का वृद्धि होता है या फिर जितने का कमी होता है उसी को आप सीमांत उत्पाद कहोगे। समझ आ गया है? फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है TPN माइनस TPN माइनस 1। अब ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर कैलकुलेट भी कर दे रहे हैं। TPN का मतलब क्या है, आखिरी इकाई। मान लीजिए कि 11, तो 11 पर आपका TP कितना था, 11 पर देखिए TP है 120 मीटर कपड़े, 120 मीटर, ठीक है ना, माइनस M नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहां से M हटा देते हैं। देखो 120 मीटर है। अब कह रहा है कि N माइनस 1, N माइनस 1 का मतलब क्या है, यहाँ तो N कितना लिए थे 11 और 11 इकाई पर TP कितना था 120। अब 11 अगर यहाँ पर रख देते हैं, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 पर देखिए TP कितना है, तो 10 यानी कि ये हो गया कितना 10, क्योंकि यहाँ पर हमने कितना रखा हुआ है 11 माइनस 1, तो 11 माइनस 1 का मतलब 10। तो 10 पर TP कितना है, तो 10 पर देखिए TP है 100 मीटर कपड़े। तो अब 120 में से 100 घटा दीजिए, कितना मिलेगा, केवल 20 मीटर कपड़े मिलेगा। समझ आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है, फॉर्मूला यहां पर देख लीजिए। MP इक्वल टू क्या है, डेल्टा TP बाई डेल्टा L। डेल्टा L का मतलब है परिवर्तनशील साधन की इकाई, ठीक है, और यहां पर आपका डेल्टा TP का मतलब है कुल उत्पाद में परिवर्तन। तो इसमें कैसे समझेंगे, थोड़ा सा यहां पर हम इसको मिटा देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसको तो रहना चाहिए था, फिर से आ गया ना। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। डेल्टा TP का मतलब मैंने क्या कहा, टोटल प्रोडक्ट में परिवर्तन। तो TP में कितने का परिवर्तन है, हमने यहां पर लिखा हुआ था ना 20, यहां पर 20 मेंशन किया हुआ था मैंने, तो वही वाला 20 आप बताइए यहाँ पर डेल्टा TP। और यहाँ पर जो डेल्टा L है, हम चाहे तो यहाँ पर N के जगह पर L भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़े ना, वेरिएबल फैक्टर को L से ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चेंजेस कितने का है, यहाँ पर 1 का है, तो 20 को 1 से भागा देंगे, 20 ही रहेगा। सीमांत भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आखिरी, तीसरा। अगर आप सीमांत के लिए जो है उदाहरण लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ध्यान दीजिए, सेम टू सेम चीजें हैं। उदाहरण कैसे है कि यदि श्रम की 2 इकाई लगाने से कुल उत्पाद कितना है 22 है, तो 1 इकाई और लगा देने से, अच्छा 1 इकाई लगाने से क्या कह रहे भाई, हाँ ठीक है, 2 इकाई लगाने से कुल उत्पादन कितना है 22 और 1 इकाई श्रम लगाने से कितना है ये 10 हो जाता है। तो देखिए अगर हम 2 इकाई लगा रहे थे पहले, लेबर कितना था 2, यहां पर डेल्टा L चूंकि लिखेंगे ना, लिख दो कि श्रम की इकाई कितना था 2, उस वक्त टोटल प्रोडक्ट कितना था, देखिए 22 था, आप यहां पर 22 कर दीजिए। लेकिन जब श्रम की 1 इकाई लगाएंगे तो TP कितना हो गया था 10। अब बताइए कि केवल यहां पर चेंजेस कितने का है 1 का, यानी कि 1 लेबर मैंने कम किया है। कम कितना किया है 1 लेबर को, इसलिए माइनस में 1 लिख रहे हैं, क्योंकि 1 लेबर कम हो गया। तो 1 लेबर के कम हो जाने से टोटल प्रोडक्ट में कितने का कमी आया,
तो टोटल प्रोडक्ट में 12 इकाई का कमी आया। तो यहाँ पर हम माइनस जो इंडिकेट कर रहे हैं ना, वो कमी को बता रहा है, 12 इकाई कम उत्पादन हुआ है। समझ गए? किसकी वजह से? एक लेबर कम करने की वजह से। तो ये जो कमी हुआ है इसी को बोलेंगे हम लोग 12 क्या है यहाँ पर? सीमांत उत्पाद है। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर उसी चीज को लिख दिया गया है। आप अगर देखना चाहो देख लो कैसे किया गया है। श्रम की इकाई पहले 2 था, उस वक्त कुल उत्पाद कितना था? 22, जब 2 लेबर काम कर रहे थे। लेकिन जब हमने केवल 1 लेबर काम पर लगवाया तो उत्पादन रह गया मात्र 10, यानी कि 12 इकाई का कमी आया 1 लेबर के भगाने से। समझ गए? चलिए अब आखिरी में यहां पर आ जाइए। ये देखिए, सीमांत उत्पाद के बाद औसत उत्पाद क्या होता है, या फिर एवरेज प्रोडक्ट किसको कहते हैं? इसको शॉर्ट में एपी कहा जाता है। एपी कह रहे हैं कि एक परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को हम क्या बोलेंगे? औसत उत्पाद कहेंगे। एक इकाई, यहां पर प्रति इकाई की बात कर रहे हैं, सॉरी, प्रति इकाई। एक परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई, परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई यानी कि पर यूनिट से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो उत्पादन मिल रहा है, इसी को बोलेंगे सीमांत उत्पाद। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत उत्पाद कहते हैं। जैसे कि एवरेज प्रोडक्ट का यहां पर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल प्रोडक्ट बाय वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि मान लो कि हमने 2 लेबर लगाया था और 2 लेबर ने मिलकर के काम किया है 22 इकाई, तो इसका मतलब है कि एवरेज प्रोडक्ट हो गया 11। और ये एवरेज प्रोडक्ट क्या बताता है कि कम से कम 1 लेबर ने 11 इकाई का उत्पादन किया हुआ है। चलिए उदाहरण यहां पर भी लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। कह रहे हैं कि यदि श्रम की 10 इकाई लगाने पर, ये आखिरी लाइन है, तो कह रहे हैं कि यदि श्रम की 10 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन कितना हो जाता है? 1000 इकाई। 10 लेबर काम कर रहे हैं, उत्पादन हो रहा है 1000 इकाई, तो औसत उत्पाद क्या होगा ये बताइए जरा? 100 इकाई होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कुल उत्पादन कितना है? तो यहां पर देखिए फॉर्मूला हम फिर से लिख रहे हैं, एपी इक्वल टू हो जाता है टीपी बाय एल। एपी का मतलब कितना है? 1000 यूनिट्स, और एल का मतलब यहां पर कितना है? 10 लेबर। तो ये शून्य कैंसिल, यहां पर कितना हो जाएगा? 100 यूनिट्स। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? सबसे पहली चीज हमने आपको बताया उत्पादक किसको कहते हैं, प्रोड्यूसर होता कौन है। फिर हमने आपको क्या बताया? उत्पादन का साधन किसको कहेंगे, स्थिर साधन क्या होता है, परिवर्तनशील साधन किसको कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि उत्पादन फलन क्या होता है। फिर हमने बताया मान्यता उसकी और विशेषताएं। और फिर हमने आखिरी में क्या जिक्र किया था? सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद और औसत उत्पाद। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी आगे के कंटेंट देखेंगे, और जितने भी फ्री स्टडी मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाता है, जाकर के चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर के जरूर चेकआउट करिए। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।